गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर जी.एस. रावत एग्रीकल्चर गुरुदेव क्लासेस से। जैसा कि कल हमने अपना केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व किया था, आज हम अपने फिजिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। पीएटी 2019 में जो फिजिक्स का सबसे पहला क्वेश्चन आया था वो था न्यूटन के शीतलन का नियम। क्वेश्चन था सबसे पहला क्वेश्चन था न्यूटन के शीतलन का नियम किसके लिए वैध है। सबसे पहला फर्स्ट ऑप्शन था हाई टेम्परेचर, सेकंड ऑप्शन था लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस, थर्ड ऑप्शन था स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस और फोर्थ ऑप्शन था लो टेम्परेचर। तो याद रखना, जो न्यूटन की शीतलन का नियम था वो किस पर डिपेंड था, वो टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड था। और वो भी कौन से टेम्परेचर का डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो न्यूटन की शीतलन का नियम था वो क्या होता है, वो डी थीटा अपॉन डी टी बराबर के θ1 प्लस θ2 डिवाइड बाई 2 माइनस का θ0 या वातावरण। ठीक है, यहाँ डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, शीतलन की दर होती है, ठंडे होने की दर होती है, रेट होती है। और के क्या होता है, उसमें चालकता गुणांक होता है। और θ1 प्लस θ2 क्या होते हैं, टेम्परेचर होते हैं। और θ0 क्या होता है, वातावरण का ताप होता है। ठीक है, तो यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए वैध होता है कि जब टेम्परेचर का डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होगा, उन्हीं के लिए वैध होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो था निम्न में से कौन सी शक्ति की इकाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन था एम्पियर, सेकंड ऑप्शन था ओम, थर्ड ऑप्शन था वोल्ट और फोर्थ ऑप्शन था वाट। ठीक है, तो याद रखना, जो एम्पियर यूनिट होती है, एम्पियर यूनिट किसकी होती है, एम्पियर यूनिट होती है किसकी, करंट की या धारा की। किसकी होती है, धारा की इकाई होती है। ध्यान रखना, जो धारा इकाई किसकी होती है, धारा जिसे कहते हैं आई की क्या होती है, एम्पियर। ओम किसकी होती है, प्रतिरोध की। किसकी, प्रतिरोध की। ध्यान रखना, किसकी होती है, प्रतिरोध की, जिसे कैपिटल आर से शो करते हैं। और वोल्ट किसकी होती है, विभवांतर की। किसकी, विभवांतर या विभव की। ठीक है, जिसे भी से शो करते हैं। और वाट किसकी होगी, अब वाट होगी पावर की, तो जिसे क्या बोलते हैं, इसका आंसर इस क्या होगा, डी डेली मतलब फोर्थ मतलब वाट। ठीक है, तो शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, बल की स्थिर विद्युतीय रेखाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ध्यान रखना, विद्युत बल रेखाओं के बारे में पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मैं आपको पहले इसकी हिंट दे देता हूँ, तो जिससे अपने आप समझ जाओगे कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, याद रखना, कभी भी जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर की तरफ निकलेंगी। क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेंगी। ध्यान रखना, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें हमेशा ये क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। नेगेटिव चार्ज में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं, या मान लो समाप्त हो जाती हैं यहाँ पे आके। ठीक है, ध्यान रखना। और इसका एक पॉइंट और होता है, वो क्या होता है, वो ये होता है कि दो विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती, कभी भी क्रॉस नहीं करती। ध्यान रखना। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होता है इसका, जो थर्ड पॉइंट होता है कि जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होता है, और जहाँ पर दूर दूर होती हैं वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान कम होता है। तो मैंने इस डायग्राम में मैंने कैपिटल ए कैपिटल बी बना दिया। मैंने तुमसे पूछा कि इस विद्युत क्षेत्र में ए और बी बिंदु हैं। अब मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा है कि इसमें किस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा। तो याद रखना,
जो ए बिंदु है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विद्युत बल रेखा पास पास हैं और यहाँ पर क्या है, दूर दूर है। ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है, दूर दूर। तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का मान कहाँ ज़्यादा होगा, ए पॉइंट पर। ठीक है, और अब इसमें हम ऑप्शन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के ऑप्शन क्या दिए हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया, बल्कि स्थिर विद्युत बल रेखाएं एक क्षेत्र में नकारात्मक आवेश से शुरू होकर निरंतर घूमती रहती हैं और सकारात्मक आवेश निकाय में समाप्त हो जाती हैं। ये गलत है। ठीक है, बल्कि स्थिर विद्युत रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। यह भी क्वेश्चन गलत है, मैं बता चुका हूँ अभी। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला ऑप्शन, बल्कि स्थिर विद्युत बल रेखाएं एक विद्युत क्षेत्र में नकारात्मक आवेशित निकाय से शुरू होकर निरंतर घूमती रहती हैं और सकारात्मक आवेश में समाप्त हो जाती हैं। यह भी गलत है। ठीक है, बल्कि स्थिर विद्युत बल रेखाएं एक विद्युत क्षेत्र में सकारात्मक आवेश निकाय से शुरू होकर के निरंतर घूमती रहती हैं और नकारात्मक आवेश में समाप्त हो जाती हैं। ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर निकलती हैं और जबकि नेगेटिव चार्ज में प्रवेश करती हैं, अपन कह सकते हैं समाप्त हो जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर इज दिल्ली, डी दिल्ली। करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका, डी दिल्ली। ध्यान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका, पिघलने के दौरान जल की ऊष्मीय धारता कितनी होती है? याद रखना, जो पिघलने के दौरान जल की ऊष्मीय धारता कितनी होगी, अनंत होती है। इतना याद रखना कि जो पिघलने के दौरान जल की ऊष्मीय धारता कितनी होती है, अनंत होती है। ठीक है, याद रखना इसको, तो याद करने वाला क्वेश्चन है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये भी याद वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना। सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? मतलब क्वेश्चन सुनिए, द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, ध्यान रखना कितना होता है, 76 मीटर ऑफ एच जी, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, 76 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 76 पास्कल। याद रखना, जो इस सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है वो कितना होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। इसका आंसर होगा बॉम्बे से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपेक्षिक घनत्व की इकाई होती है, पहले तो इसका मैं आंसर बता दूं आपको। जो आपेक्षिक घनत्व की इकाई होती है उसके लिए ऑप्शन पढ़ो। पहला नो यूनिट, सेकंड ऑप्शन मीटर पर क्यू पर किलोग्राम, थर्ड ऑप्शन किलोग्राम पर मीटर क्यू, फोर्थ ऑप्शन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो याद रखना, जितने भी रिलेटिव डेंसिटी होती हैं, चाहे रिलेटिव लेंथ हो चाहे वो डेंसिटी हो, जो रिलेटिव डेंसिटी की जो यूनिट आती है वो क्या आती है, यूनिट लेस होती है। ध्यान रखना, क्या होती है, यूनिट लेस होता है। आपेक्षिक घनत्व की इकाई हमेशा क्या होगी, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। आंसर इज ए करेक्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, विराम से स्वतंत्रता पूर्वक गिरने के दौरान एक निकाय द्वारा अर्जित वेग है। ठीक है, ध्यान रखना। तो गति के नियम पढ़े होंगे, वहाँ पर क्या होता है, गति का जो प्रथम नियम होता है वो होता है v बराबर u प्लस माइनस AT। ठीक है, ध्यान रखना, प्लस माइनस मैंने क्यों बताया, यदि गति के दौरान वेग बढ़ रहा है तो प्लस लगाएंगे और यदि गति के दौरान घट रहा है तो नेगेटिव लगाएंगे। ठीक है, याद रखना। जैसे यहाँ पर कह सकते हैं अपन, कोई मोटरसाइकिल हम जिसकी क्या बोलते हैं, स्पीड, जब तक हम स्पीड उसमें देंगे तब तक क्या रहेगा, प्लस लगाएंगे, और जैसे ही हम उसमें ब्रेक मारेंगे तो वहाँ पर क्या लगाने लगेंगे हम, माइनस। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा क्या है कि विराम से गिरने के दौरान, ठीक है, विराम से स्वतंत्रतापूर्वक गिरने के दौरान एक निकाय द्वारा अर्जित वेग है। याद रखना, ये गुरुत्वीय ग्रेविटेशनल वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, v बराबर u माइनस GT, क्या होगा, GT। तो याद रखना, जो u है यहाँ पर वो क्या होगा, प्रारंभिक वेग, जो v है क्या होगा, अंतिम वेग। तो क्या कर रहा है, विराम से गिर रहा है, तो विराम का मतलब u का मान कितना होगा यहाँ पे, 0। तो मैं क्या कर सकता हूँ, v बराबर 0 माइनस GT। ठीक है, तो याद रखना, तो 0 से 0 हो गया, v समानुपाती किसके हो गया, t के। आंसर क्या होगा, इसके गिरने के समय के व्युत्क्रमानुपाती। फर्स्ट ऑप्शन गलत। सेकंड ऑप्शन क्या है, इसके गिरने के समय के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यह भी गलत। इसके गिरने के समय के वर्ग के सीधे समानुपाती, यह भी गलत, क्योंकि वर्ग के नहीं होता है।
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके गिरने के समय के सीधे समानुपाती होता है। आंसर इज फोर्थ सही है इसका। आंसर क्या होगा? दिल्ली सही होगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो क्या था? एक सरल लोलक की समय अवधि होती है। ध्यान रखना, सरल लोलक सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम क्या होता है? जो सिंपल पेंडुलम की क्या पूछी है? समय अवधि बोलते हैं आवर्तकाल। क्या बोलेंगे इसको हम? आवर्तकाल बोलते हैं। जो कोई सिंपल पेंडुलम है, ये लटका हुआ है, जिसकी लेंथ कितनी है? एल है। ठीक है, याद रखना इसका मास कितना होगा? एम होगा, और नीचे की तरफ क्या लगेगा? जी लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा? सिंपल पेंडुलम का जो सरल आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, इसका जी वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम इस फॉर्मूले से देखेंगे क्वेश्चन को। क्या कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन में? किसी स्थान पर जी के मान के व्युत्क्रमणानुपाती, व्युत्क्रमणानुपाती तो है लेकिन वो अंडर रूट के है, तो ये गलत है पहला ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या गया है? किसी स्थान पर जी के मान के वर्गमूल के व्युत्क्रमणानुपाती। हाँ, किसी स्थान पर जी के मान के वर्गमूल के व्युत्क्रमणानुपाती। आंसर इस कौन सा होगा करेक्ट? इसका सेकंड ऑप्शन होगा। क्या होगा? सेकंड। किसी स्थान पर जी के मान के वर्गमूल के व्युत्क्रमणानुपाती, तो क्या होगा? टी समानुपाती 1 अंडर रूट ऑफ जी। आंसर इज बॉम्बे करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? हम्म 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक भारी बक्से को क्षैतिज सतह पर क्षैतिज बल लगाकर खींचा जाता है। यदि बक्सा और क्षैतिज सतह के बीच गति घर्षण गुणांक 0.25 है तो बक्से पर क्षैतिज सतह द्वारा लगाए जाने वाला घर्षण बल का मान क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 12.5 न्यूटन, सेकंड ऑप्शन है तुम्हारा 0.5 न्यूटन, थर्ड ऑप्शन है 49 न्यूटन, और फोर्थ ऑप्शन है 0.49 न्यूटन। तो ध्यान रखना, कभी भी ये कोई बक्सा रखा है, क्या रखा है? बक्सा रखा है। ठीक है जी, क्या रखा है? बक्सा रखा है। ध्यान रखना, क्या रखा है? बक्सा रखा है। इस पर मैंने क्षैतिज बल लगाया, इस पर ये क्या लगा? कैपिटल एफ लगा दिया। ठीक है, जब भी मैं इस पर क्षैतिज बल लगाऊंगा तो पीछे की तरफ क्या लगता है? इसका फ्रैक्शन फोर्स लगता है। क्या लगता है? फ्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या होगा? इस बक्से को जो घर्षण गुणांक दिया है, यहाँ का जो घर्षण गुणांक है, इन दो सतहों के बीच जो घर्षण गुणांक है वो कितना है? 0.5 दिया है। कितना दिया? 0.5। ठीक है, तो कैपिटल एफ बराबर क्या होता है? म्यू के एम जी होता है। म्यू के एम जी होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें पूछा क्या है? घर्षण बल पूछा है। म्यू के का मान कितना दिया है? 0.25 दिया है, इनटू एम का मान कितना दिया है तुम्हारा? 20 किलोग्राम दिया है, और जी का मान 9.8 दिया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। इसको क्या करें? सॉल्व करो। ठीक है, तो क्या होगा? तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? कैपिटल एफ बराबर म्यू के एम जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? म्यू का मान कितना होगा? 0.25। ठीक है, इनटू एम का मान कितना है? 20 इंटू 9.8। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा आंसर इसका? 0.25 का मल्टीप्लाई करोगे तो 25 दूनी 50, 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा इसका? जो सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा 49 न्यूटन आएगा। कितना आंसर आएगा इसका? 49। तो इसका आंसर होगा सी सही। क्या होगा? सी करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बर्फ पर चलते हुए किसी व्यक्ति को फिसलने से बचने के लिए छोटे कदम रखने चाहिए क्योंकि छोटे कदम को सुनिश्चित करते हैं। याद रखना, कभी भी यदि कोई भी सदस्य या व्यक्ति बर्फ पर चलता है, यदि वो बड़े बड़े कदम रखेगा तो क्या होगा? एरिया कवर ज़्यादा होगा।
जब एरिया कवर ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, जब फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा तो गिरने की संभावना ज़्यादा होगी। तो याद रखना, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको छोटे छोटे पैर रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, छोटे छोटे पैर रखना चाहिए, जिससे घर्षण भी कम लगेगा, तो वो आराम से चल सकता है। तो क्या होगा, आंसर इज छोटा घर्षण होना चाहिए। क्या आंसर होगा इसका, छोटा घर्षण। आंसर इज फोर्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि गतिशील आवेश नियत वेग से चल रहा है या अनियमित वेग से चल रहा है, लेकिन चल रहा है, कोई भी वेग वो चल रहा है, ध्यान रखना। तो कहने का मतलब क्या होगा, मैं इसकी कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। यदि कोई आवेश स्थिर रखा है, क्या रखा है, स्थिर रखा है, तो केवल वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और यदि कोई आवेश गति कर रहा है, क्या कर रहा है, गति कर रहा है, कोई आवेश क्या कर रहा है, गति कर रहा है, लेकिन नियत वेग से गति कर रहा है, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, यदि कोई आवेश अनियमित वेग से गति कर रहा है, किस वेग से गति कर रहा है, अनियमित वेग से गति कर रहा है, तो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, और साथ साथ में चुंबकीय बल रेखाएं भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय बल रेखाएं भी उत्पन्न करेगा, याद रखना। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। आंसर इज फर्स्ट करेक्ट। इसका कौन सा आंसर है, फर्स्ट, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। हाँ, एक व्यक्ति केवल 3 मीटर तक देख सकता है, उसके चश्मे के लिए एक लेंस का सुझाव दीजिए ताकि वह 12 मीटर तक देख सके। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बता दूं तुमको, तो क्या होगा, कैपिटल स्मॉल एफ बराबर एक्स इंटू वाई डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स कौन सी होती है, एक्स होती है प्रारंभिक दूरी, और वाई क्या होती है, जहाँ तक वो देख सकता है वो वाली दूरी। तो मैं क्या करूँगा, 3 इंटू 12 डिवाइड बाय कितना होगा, 3 माइनस के 12। ठीक है, तो 12 3 36 होते हैं, डिवाइड बाय 12 में से 3 गए तो 9, लेकिन माइनस के, तो 9 चौके 36। तो क्या आ गया, माइनस का 4 डायोप्टर, ध्यान रखना, माइनस का 4 डायोप्टर क्षमता वाला, लेकिन माइनस में है तो क्या आएगा, अवतल लेंस आएगा, ध्यान रखना, माइनस है तो अवतल लेंस होगा, माइनस के 4 डायोप्टर अवतल लेंस। आंसर इज ए, आंसर इज ए करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक टावर के पाद से 50 मीटर की दूरी पर जमीन में स्थित एक बिंदु से टावर के शीर्ष पर उन्नयन कोण 30 डिग्री प्रक्षेपित किया जाता है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। याद रखना, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, एक कोई टावर है, ठीक है, टावर के पाद से 50 मीटर की दूरी पर स्थित, 50 मीटर की दूरी कर लो, यहाँ पर अपन कितना कर लो, 50 मीटर की दूरी, कितना दूरी है, 10 थी, ये थीटा हो गया, ये 50 मीटर दूरी हो गई। ठीक है, कितनी दूरी होगी, 50 मीटर दूरी हो गई। तो क्या होगा, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जो कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है उन्नयन कोण। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमको, क्या ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करनी है। याद रखना, इसका जो रिलेशन होता है tan थीटा बराबर क्या होगा, बराबर होता है लंब बटे आधार h बटे x, इसको मैं x मान रहा हूँ पहले। ठीक है, ध्यान रखना, क्या होगा, तो करेंगे तो क्या होगा, tan थीटा बराबर कितना होगा, h का अपन ने निकालना वैल्यू, डिवाइड क्या होगा, 50, क्या होगा 50। tan थीटा की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर, जो tan थीटा की वैल्यू दी है वो दी है 30 डिग्री, कितनी दी है, 30 डिग्री। तो tan 30 बराबर क्या होगा, h बटे 50। ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, कितना होगा, 1/√3 बराबर क्या होगा, हाँ, अब मैं 50 को इधर पहुँचा रहा हूँ डायरेक्ट, तो यहाँ पर लग दूँ 50 डायरेक्ट में, बराबर h, कितनी वैल्यू होगी, 50/√3। आंसर इज 50/√3, आंसर इज फोर्थ करेक्ट होगा, डी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 60 ग्राम द्रव्यमान वाले तांबे के
60 ग्राम द्रव्यमान वाले तांबे का एक टुकड़ा इसके 20 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने तक गर्म किया जाता है। तांबे की विशिष्ट ऊष्मीय धारता 0.09 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस है, ग्राम डिग्री सेल्सियस है। तो टुकड़े को दी गई ऊष्मा ज्ञात करो। याद रखना इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, Q = ms डेल्टा थीटा। ठीक है, m की वैल्यू कितनी दी है, 60 ग्राम दी है। कितनी दी है, 60 ग्राम दी है। इनटू क्या होगा, s कितनी, s की वैल्यू कितनी दी है, 0.09 ग्राम दी है। 9 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस दिया है। ठीक है, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना दिया है, 20 दिया है। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा तो याद रखना इसकी वैल्यू आती है 108 किलो कैलोरी आती है। कितनी आती है, 108 कैलोरी आती है, ध्यान रखना। ठीक है, जो कि व्यापम ने इसका आंसर क्या दिया था, 2.7 दिया था, जो कि गलत था। इसका सही आंसर है 108 कैलोरी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यांत्रिक लाभ क्या है, यांत्रिक लाभ क्या होगा, ध्यान रखना क्या होगा, यांत्रिक लाभ क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, यांत्रिक लाभ देखना अपने को। ऑप्शन देखो जरा, E = ma डिवाइड बाई एल। पहली बात तो ये पता होना चाहिए m का मतलब क्या है, यांत्रिक, ma का मतलब यांत्रिक लाभ है, मैकेनिकल एडवांटेज, और भार मतलब L, और प्रयास एफर्ट E है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका जो वो होता है ना डायरेक्ट फार्मूला क्या होगा, भार बराबर ma × E। भार बराबर होता है, भार बराबर क्या होगा, भार बराबर क्या होगा, भार बराबर होगा तुम्हारा ma × मतलब क्या बोलते हैं, यांत्रिक लाभ इनटू प्रयास। ठीक है, यांत्रिक लाभ क्या होता है, ma इनटू प्रयास क्या होता है, E। ठीक है, तो माई किस में होगा, भार बराबर माई। क्या कोई दिख रहा है आंसर, भार बराबर L बराबर, भार का मान क्या होगा, आंसर इज 4th करेक्ट होगा। L बराबर ma × E इज दिल्ली आंसर। कौन सा होगा, डी दिल्ली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विभवमापी का उपयोग करते हुए सेल के आंतरिक प्रतिरोध को निर्धारित करने के लिए एक प्रयोग में संतुलन लंबाई 500 सेंटीमीटर है। जब 5 ओम का प्रतिरोध सेल के साथ में समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो संतुलन लंबाई 300 सेंटीमीटर हो जाती है। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करो। याद रखना मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट फॉर्मूले से करा दूंगा, तो उसी से करना आप, तो क्या आसान हो जाएगा। स्मॉल r बराबर L1/L2 माइनस का 1 इंटू कैपिटल R। ध्यान रखना ये इस क्वेश्चन को करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है। ठीक है, L1 क्या होता है, प्रारंभिक संतुलन लंबाई, L2 क्या होता है, बाद की संतुलन लंबाई। ठीक है, कैपिटल R क्या होता है, बाह्य प्रतिरोध, और स्मॉल r क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो हम इसको करेंगे तो क्या होगा, मैं इसकी वैल्यू रखूँगा। तो स्मॉल r बराबर क्या होगा, L1 की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 500 डिवाइड बाय 3, L2 कितना दिया है 300 माइनस 1 इंटू कैपिटल R की वैल्यू कितनी दी है 5 ओम। कैपिटल R की वैल्यू कितनी थी 5 ओम। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या होगा 500 माइनस 500/300। ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, यहाँ पे 5/3 आ गया। 5/3 आ गया तो क्या होगा, 5 में से 3 गए तो 2, 2/3, तो 2/3 मल्टीप्लाई 5, तो 5 दूनी 10, और 10 में भाग दो किसका, 3 का। जब भी मैं 10 में भाग दूंगा 3 का तो क्या आंसर प्राप्त होगा, 10/3 बराबर 3.33। ठीक है, क्या आएगा आंसर इसका 3.33 ओम। आंसर इज बॉम्बे करेक्ट होगा। ठीक है, इसको ऐसे करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा। हाँ, 5 मीटर ऊंचाई वाला एक ऊर्ध्वाधर पोल 5 मीटर लंबाई की छाया डालता है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ इस टाइप का एक,
मैंने क्या बताया था, ये कोई ऊर्ध्वाधर पोल है, जैसे माना कि इसकी ऊंचाई स्मॉल h है, ये x क्या है, इसकी दूरी है, और ये क्या अपना उन्नयन कोण है। ठीक है, ध्यान रखना। तो टेन थीटा मैंने क्या बताया था, टेन थीटा बराबर क्या होता है, h बटे एक्स। टेन थीटा बराबर क्या होता है, h बटे एक्स। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, अब मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पर। जो टेन थीटा बराबर क्या होगा, h की वैल्यू कितनी दी है इस क्वेश्चन में, 5 मीटर ऊंचाई, और 5 मीटर लेंथ दी है उसकी, तो 5 बटे 5, 5 से 5 कट गया, बराबर आ गया 1। टेन थीटा बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। और टेन थीटा 1 की वैल्यू कितने पर होता है, 45 एंगल पर होती है। कितने पर होती है, 45 एंगल होगा। टेन थीटा की वैल्यू 45 एंगल होगा, तभी इसकी क्या आएगा आंसर, 1। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 45 एंगल, मतलब डी दिल्ली आंसर होगा, डी दिल्ली इज करेक्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, चुंबकीय सुई। ध्यान रखना, चुंबकीय सुई एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है, जिससे वह क्या अनुभव करेगी। याद रखना, जब भी चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो केवल बल का अनुभव करती है, और जब इस चुंबक को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो बल के साथ साथ में बल आघूर्ण का भी अनुभव करती है। याद रखना इस बात को। ठीक है, यदि कोई ये चुंबकीय सुई है, ठीक है, इसको मैंने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे, ध्यान रखना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखूँगा तो इस पर केवल और केवल बल कार्य करेगा। ठीक है, जब भी मैं इसको असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखता हूँ, असमान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है, कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा, कहीं पर कम। तो जब मैं इसमें रखूँगा तो याद रखना, इस चुंबकीय सुई पर, जैसे सुई रखी है यहाँ पर, तो बल तो लगेगा ही लगेगा साथ में, लेकिन साथ में उस पर एक टॉर्क डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है, टॉर्क या बल आघूर्ण। याद रखना इस बात को। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर अपनी क्लास में कराया था, और बाकायदा डिटू एक क्वेश्चन लिख करके आया है क्वेश्चन। ठीक है, और जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर क्या हुआ, आंसर तो देख लो इसका क्या हुआ, एक बल लेकिन बल आघूर्ण नहीं, ये गलत हो गया। एक बल और बल आघूर्ण को याद रखना, आंसर ही बॉम्बे करेक्ट होगा। कौन सा होगा, सेकंड आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाँ, क्या कह रहा क्वेश्चन है, 0.020 पर छेवी क्षमता के फ्लंट ग्लास के अवतल लेंस और 0.012 पर छेवी क्षमता के क्राउन ग्लास के एक उत्तल लेंस की फोकल लंबाई ज्ञात करें, ताकि वह उन्हें संपर्क में रखा जाए तो वे 30 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई के एक अवर्णीय अपसारी संयोजन को निर्मित करें। याद रखना, इसका जो कैलकुलेशन है थोड़ा लंबा जाएगा, तो मैं इसका भी आंसर बता देता हूँ, क्योंकि इस पर थोड़ा करने में इसको प्रॉब्लम आएगी, तो इससे मैं सीधा आंसर बता देता हूँ। 12 सेंटीमीटर होगा इसका आंसर, क्या होगा, 12 सेंटीमीटर होगा, इस बॉम्बे आंसर होगा। ठीक है, इसको हम, जिसको भी प्रॉब्लम आए वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैं बता दूंगा उसको बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होते हैं। वस्तु की ओर लेंस को अभिदृश्यक लेंस कहा जाता है, यह एक होता है। याद रखना, ऑप्शन सुनो क्या होगा, बड़ी फोकल लंबाई और बड़े द्वारक वाला एक उत्तल लेंस, छोटी फोकल लंबाई और बड़े द्वारक वाला एक उत्तल लेंस, छोटी फोकल लंबाई और छोटे द्वारक वाला एक उत्तल लेंस, और छोटी फोकल लंबाई और छोटे द्वारक वाला एक उत्तल लेंस। याद रखना, जो होगा इसमें एक उत्तल लेंस होता है, लेकिन क्या होगा, छोटी फोकल लेंथ होगी। क्या होगी, छोटी फोकल लेंथ होगी, और छोटा ही क्या होना चाहिए, उसका अपर्चर होना चाहिए, मतलब उसका व्यास होना चाहिए। छोटी फोकस लंबाई मतलब उसकी फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, कम होना चाहिए, और उसका अपर्चर भी मतलब जो क्या बोलते हैं, द्वारक का व्यास भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर इसका कौन सा सही होगा, छोटी फोकल लंबाई और छोटी फोकल द्वारा उत्तल लेंस। आंसर कौन सा होगा, छोटी सी आंसर होगा।
कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा, सी होगा, सी। छोटी फोकल लंबाई और छोटे दोलक वाला एक उत्तल लेंस होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। तांबे की ऊष्मीय चालकता पीतल के मुकाबले 4 गुना अधिक है। तांबे और पीतल की दो छड़ें समान लंबाई की हैं और अनुप्रस्थ काट शुरू से अंत तक जुड़े हुए हैं। तांबे की छड़ का खुला छोर 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है और पीतल की छड़ का खुला छोर 100 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। साम्य अवस्था पर दो छड़ों की संधि के तापमान की गणना करो। याद रखना, कभी भी इसके संधि के ताप की गणना करनी है तो क्या होगा, जो दो छड़ हैं, इसका मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ पहले, ठीक है ना। इसका फिर डायरेक्ट क्वेश्चन वो बता दूंगा, फॉर्मूला इसका क्या होगा। ये कॉपर की छड़ है, ये किसकी छड़ है, तांबे की छड़ है, ठीक है। और ये किसकी छड़ है, पीतल की छड़ है। किसकी छड़ है, पीतल की छड़ है, ठीक है। अब क्या कहा गया है इसमें, ये देखो जरा, तांबे और पीतल की दो छड़ें समान लंबाई की हैं, लेंथ क्या होगी दोनों की, समान, और अनुप्रस्थ काट शुरू से अंत तक जुड़े हुए हैं। याद रखना, ये जुड़े हुए हैं। तांबे की छड़ का खुला छोर 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। जे वाला कौन सी है, उस पर रखा गया है, 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है वो, पीतल की छड़ का खुला छोर 100 डिग्री सेल्सियस, ये वाला 100 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया है, ठीक है, ध्यान रखना। और ऊष्मीय चालकता, हाँ, उसमें कहा क्या गया, तांबे की ऊष्मीय चालकता पीतल की ऊष्मीय चालकता से 4 गुनी है। तो ये क्या होगा, 4K होगा। ये क्या होगा, 4K। ये क्या होगा, K होगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब कह रहा हो, रखा जाता है साम्य अवस्था पर दो छड़ों की संधि का ताप ज्ञात करो। तो याद रखना, इसको करने के लिए क्या होगा, मैंने तांबे की छड़ का निकालेंगे और पीतल की छड़ का निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे इसको, ये देखो जरा, K मतलब K1 इंटू A1 बटे L1 इंटू थीटा होता है, यहाँ पर डेल्टा थीटा होगा, ध्यान रखना, क्या होगा, डेल्टा थीटा बराबर K2 इंटू A2 बटे L2 क्या होगा, डेल्टा थीटा 2 होगा, ठीक है। जब भी मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, K1 बराबर क्या होगा, 4K। K1 बराबर क्या होगा, 4K, ठीक है, इंटू एरिया इसका बराबर दिया है, लेंथ भी इसके बराबर दी है, तो L1 बराबर L2, यहाँ लिख देता हूँ, L1 बराबर L2 और A1 बराबर A2। ये तो सेम दिए हैं तो ये तो कट जाएंगे आपस में, ठीक है, ध्यान रखना। बचा क्या अपने पास, 4K और थीटा 2। हाँ, ध्यान रखना, जी टेम्परेचर कितना दिया है तुम्हारा, पहला खुला छोर कितने पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पर है, बंद छोर कितने पर है, थीटा डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है। डिवाइड मतलब बराबर क्या होगा, उधर का कैपिटल K, एरिया तो सब में सेम है, तो क्या होगा, बंद वाला छोर कितना है, थीटा, खुला वाला छोर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। करो इसको सॉल्व। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, K से K कट गया, ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -4K थीटा बराबर क्या होगा, थीटा माइनस 100, थीटा माइनस के 100 माइनस का 4 थीटा बराबर थीटा माइनस के 100। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो याद रखना, इस -4 थीटा को मैंने उधर भेज दिया तो ये प्लस के हो गया, तो डायरेक्ट कर दूँ, 5 थीटा बराबर 100 बराबर थीटा बराबर 100 बटे 5 बराबर क्या हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस। आंसर इज 20 डिग्री सेल्सियस करेक्ट होगा। कौन सा होगा, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हाँ, यदि एक सकारात्मक आवेश निम्न स्थित क्षेत्र से उच्च स्थिति क्षेत्र में जाता है तो विद्युत स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा। ध्यान रखना, कभी भी जो स्थिति ऊर्जा होती है वो क्या है कि वो कभी भी यदि स्थिति ऊर्जा में हमेशा निम्न से उच्च क्षेत्र में जाया जाए तो स्थिति ऊर्जा का मान हमेशा बढ़ता है,
और उच्च से निम्न में आ जाता है तो स्थिति ऊर्जा का मान हमेशा घटता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि कैपिटल F बराबर क्या होता है, माइनस के du/dr। ठीक है, ध्यान रखना। तो जो माइनस का आता है, ये माइनस की डी यू है, तो जगह स्थिति ऊर्जा होती है माइनस में रहेगी, तो निम्न से उच्च में जाएंगे तो बढ़ेगी, उच्च से निम्न में आएंगे तो घटेगी, याद रखना बस। तो क्या हुआ आंसर, बढ़ेगी। आंसर इज थर्ड। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। लाल और बैंगनी प्रकाश के लिए फ्लिंट ग्लास के अपवर्तनांक क्रम से 1.613 और 1.632 हैं। 5 डिग्री अपवर्तन कोण वाले फ्लिंट ग्लास के पतले प्रिज्म द्वारा निर्मित कोणीय विक्षेपण क्षमता क्या प्रक्षेपण क्षमता ज्ञात करो। तो याद रखना, इसके लिए डायरेक्ट सूत्र होता है, क्या होगा, ओमेगा बराबर म्यू थीटा बराबर आएगा क्या होगा, थीटा बराबर म्यू भी माइनस के म्यू आर इंटू ए। तो करेंगे इसको, क्या होगा 1.613 और म्यू भी, मतलब वायलेट के लिए क्या रखेंगे पहले 1.632 माइनस 1.613, ठीक है, मल्टीप्लाई इंटू 5। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो जिसका आंसर क्या आता है 0.095 आता है। क्या आता है 0.095, इसका डेली आंसर आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा आगे। चार वेग दर के साथ एक घिरनी प्रणाली 20 मीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई से 150 किलोग्राम भार को उठाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नीचे की दिशा में किया जाने वाला आवश्यक कार्य 50 ग्राम फोर्स है, तो गणना करें। प्रयास करने पर तय की गई दूरी, प्रयास के द्वारा किया गया कार्य, यांत्रिक लाभ और पुली प्रणाली की दक्षता। याद रखना, इसका मैं तुम्हें डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा टाइम जाएगा और यहाँ पर इतनी जगह नहीं है, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। जिसको भी मतलब क्वेश्चन डाउट रहे वो मेरे से पर्सनली पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो उसमें क्या क्या आ गया है। एक मरीज का ऊपरी रक्तचाप मतलब ऊपर का रक्तचाप कितना दिया है, 160 सेंटीमीटर दिया है, जबकि सामान्य रक्तचाप 120 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऐसा ही पद्धति में हृदय द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त दाब की गणना करें। याद रखना, कभी भी उसमें कहा गया है। अब देखो जरा, पहली बात तो अतिरिक्त दाब निकालना है। क्या निकालना है, अतिरिक्त दाब कितना होगा। जो अतिरिक्त दाब होगा ना, अतिरिक्त दाब क्या होगा, 160 माइनस के 120 बचे कितने, 40। ठीक है, 40 आ गया। क्या 40 पास्कल है, लेकिन 40 किस में आया है, जिस सेंटीमीटर में आया है। इसको मैं काय में चेंज करना है, पास्कल में चेंज करना है। याद रखना, पास्कल में जब भी इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, 13,600 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें अपन, डिवाइड बाय क्या करेंगे अपन 9.8। ठीक है, क्या करेंगे, डिवाइड बाय 9.8 करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका जो आंसर आता है 5.33142 इंटू 10⁴ आएगा। आंसर क्या आएगा, फर्स्ट आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक विद्युत स्त्री पर 220 वोल्ट 400 वाट लिखा है। यह कितनी धारा लेती है और इसको गर्म प्रतिरोध क्या है कि 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से 30 मिनट के लिए इसे इस्तेमाल करने की साप्ताहिक लागत क्या होगी। याद रखना, पहले तो हम इसके करंट निकाल लेते हैं, करंट कितनी होगी। तो धारा क्या होती है, धारा बराबर, देखो पहले क्या शक्ति दी है, इसमें क्या दी, शक्ति दी है। तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है V इंटू आई, और आई निकालेंगे, आई बराबर क्या होगा, P/V। P की वैल्यू कितनी दी है, 440 डिवाइड बाय 220। 220 से 440 कटेंगे तो 2 आ गया,
इसमें ऑप्शन देखो, कोई भी 2 एम्पियर वाला है क्या? है, तो आंसर इसका अपना फोर्थ आ गया, तो आंसर इज दिल्ली। कौन सा हो गया आंसर? दिल्ली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। हाँ ठीक है, हाँ आज का फिजिक्स का पेपर सॉल्व होता है।